नाजरीन आदाब। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज का पेपर है BPSC 134 इंटरनेशनल रिलेशंस। आज का उन्वान है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये एक पुराना ओल्ड फिनोमेना है जिसका हम विटनेस हिस्ट्री की अगर बात करें तो एरिस्टोटल से की जाती है। जब स्टेट एक गुड लाइफ या एक्सप्रेशन ऑफ मैन्स इंसेंटिव्स बोला जाता था। ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत है वो ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरी जगह या पूरे ग्लोब में जाने से इसका आगाज हुआ। ग्लोबलाइजेशन जो है ह्यूमन बीइंग से माइग्रेटेड कहीं दूसरे जमीन पे सेटल होने को भी हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मीन्स दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर लिवलीहुड। तो इस चीज को भी हम एंशिएंट टाइम्स में हम ग्लोबलाइजेशन से ही जाने जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये आया कहां से और इसने अपना जन्म कहां से लिया है। अब हम बात करते हैं ग्लोब। फर्स्ट जो है ग्लोबल मीन्स ग्लोब से है। ग्लोब हम किसको कहते हैं? ये जमीन का, जमीन मीन्स पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा नक्शा है। ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब एक छोटा सा ये क्या होता है, पूरे दुनिया का जितनी भी लैंड है, चाहे वाटर लैंड है या जिसको हम कहेंगे पूरी जो एरिया वर्ल्ड का है, उसको एक नक्शे में बनाया गया है और उस नक्शे को हम ग्लोब कहते हैं। अब इस ग्लोब की अगर हम बात करते हैं, मीन्स ये एक मॉडल है किसका? वर्ल्ड का। किसका? अर्थ का। मीन्स चाहे अमेरिका की बात करें वो भी इसी ग्लोब में देखा जाता है, चाहे हम स्विट्जरलैंड की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे कोई भी कंट्री की हम बात करते हैं, तो इसी से हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। मीन्स अब उसी ग्लोब से ये ग्लोबलाइजेशन आई। मीन्स वो एक चीज जिसने इस सारे वर्ल्ड को एक पॉइंट पे ले आए, एक पॉइंट से डिफाइन किया है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मीन्स की सारे दुनिया जो इस एक ही नक्शे में जो बने हुए हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर रॉबर्ट कोहनी या जोसेफ नील ने एक बुक लिखी है, इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, क्या कहते हैं कि ये ओल्ड फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन का। ओल्ड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंटल, कि अगर हम एनवायरमेंट रिलेटेड अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन को हम एनवायरमेंट के जरिए एक्सप्लेन करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज है, वहां पे मिलियन ईयर से जितनी भी पॉपुलेशन है माइग्रेशन हुए है एक जगह से दूसरी जगह, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज, एक चीज से दूसरी तरीके से, तो हम इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। या कोई अगर हम फर्स्ट स्मॉल पॉक्स एविडेंस की बात करते हैं तो कहां पे हुआ था? इजिप्ट में 1350 BC में। 1350
1350 बीसी में स्मॉल पॉक्स हुआ था, कहां पे? इजिप्ट में। अब रीच चाइना कब हुआ? जब चाइना में कब पाया गया? देखो डिफरेंस कितनी। ये ट्रबल हिस्ट्री जो है ग्लोबलाइजेशन है 49 एडी। यूरोप में कहा? आफ्टर 700। अमेरिका में कब? 1520। ऑस्ट्रेलिया में कब? 1789। द ब्लैक डेथ ऑरिजिनेटेड इन एशिया जो है, ये कब पाया गया? किल्डे अकावा, इसने बहुत सारी यूरोप की पॉपुलेशन को खत्म किया। एशिया की पॉपुलेशन 1346 से 1352 तक। और उन्होंने 1516 सेंचुरी में अब जर्मन डे, ये दूसरे कंट्री, क्योंकि नियर अबाउट 95% of the population was indigenously disturbed by this plague, or we can say Black Death. अब ये आइडेंटिफाई करना कि ग्लोबलाइजेशन हम जनरल किसको कहते हैं, या ये बज़वर्ड है, तो हम कहेंगे कि कोई भी नया तरीका अपनाना, चाहे वो किस में हो, चाहे वो नया फील्ड ऑफ द साइंस में हो, नया इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, कोई नया तरीका अपनाया है फील्ड ऑफ साइंस में या टेक्नोलॉजी में, तो इस वजह से हमारी जो है ग्लोबलाइजेशन की से जुड़े जाते हैं। तो ये सारा जो है, ये करेंसी जो है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स जो है, अगर हम पहले देते थे कि अगर हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ये किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, करेंसी हो, ये सारा जो है कल्चर हो या कोई भी मूवमेंट जो है, ये सारा जो हुआ है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट किसका हुआ है? ग्लोबलाइजेशन का। अब बहुत सारे फिलोसफर्स ने, मेरे दोस्तों, बहुत सारे फिलोसफर्स ने इस ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन को एक ही वर्ड में डिफाइन करना आसान सी बात नहीं है। तो हम कहेंगे यहां पे इट इज अ मल्टीट्यूड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड जो है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एंटी रिडल्स ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन को अगर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड रिलेशंस, जो एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी को ऐसे तरीके से जोड़ते हैं जैसे कि मतलब 1000 ऑफ माइल्स, 1000 ऑफ किलोमीटर जो अवे जो कंट्रीज है, सोसाइटीज है, ऐसा लगता है कि जैसे कि 1 माइल से ये ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को उसने किस तरह समराइज किया है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसको हम इंटरकनेक्शन विद ट्रांसेंडेंस एंड स्टेट सोसाइटीज। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है, इसको हम इंटरकनेक्शन कहते हैं। इंटरकनेक्शन किस माना जाता है? चाहे वो वर्ल्ड की बात हो, चाहे वो और किसी चीज की बात हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है, ये किसके? मार्टिन ग्रिफिन्स के जरिए से। अगर डेविड हल्ड, एक मशहूर फिलोसोफर, जिसने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशंस और
इंटर रीजनल फ्लोज एंड नेटवर्क्स, जिसको हम कहते हैं। रोनाल्ड रॉबर्टसन ने कहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है ये कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड है, ये कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड है कि इतना सा कंप्रेशन इन द वर्ल्ड मीन्स कि इतना सा दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये इतना नजदीक आ चुका है, ये इतना क्लोज आ चुका है कि इसने, जैसे हम ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ कहते थे, अब उतना ही दूर है। फॉर एग्जांपल अभी अमेरिका में कुछ हो रहा है तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम इसको आधे घंटे या 2 मिनट या 10 मिनट के बाद हम कहते हैं कि फलानी जगह पे ऐसा हुआ है। अगर लेमैन की लैंग्वेज से हम देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है तो ये है एक्सटेंसिव प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटररिलेशंस इन ऑल एक्टिविटीज एंड नेशन स्टेटस इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कहेंगे कि एक लेमैन की लैंग्वेज से अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे ये वो प्रोसेस है जो इंटरकनेक्टेड है, एक उंगली दूसरी उंगली से, ये उंगली इस उंगली से, ये उंगली इस उंगली से, ये जो सारे बेंच ऑफ जो उंगलीज है इसको हम ग्लोबलाइजेशन। ये देखो ये उंगलीज कितने एरिया में फैले हुए हैं। अब इन उंगलियों को हम एक बंच बनाएंगे, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर हम इस सर्कल ले लेंगे, इस सर्कल पे हम अमेरिका से लाइन लेते हैं, हम चाइना से लाइन लेते हैं, हम यूएसए से लाइन लेते हैं, हम पाकिस्तान से लाइन लेते हैं, हम और कोई कंट्री से लाइन लेते हैं, हम फलानी इराक से कंट्री लाते हैं, हम फलानी कंट्री से लाइन लेते हैं, मीन्स सारे जो लाइन एक ही पॉइंट पे आते हैं, इंटरकनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन की अब 2 एस्पेक्ट जिसको हम कहेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो है कि एक विलेज, जो एक गांव होता था, ये अब अमेरिका से कितना दूर है, ये चाइना से कितना दूर है, ये फलानी चीज से कितना दूर है, ये फलानी मुल्क से कितना दूर है, इन सब चीजों को हमने मिलाया एक जगह पे, इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सेकंड जो थिंग है नेगेटिव ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम नेगेटिव एस्पेक्ट कहेंगे, कि अमेरिका में जो बिजनेस हो रही थी, अब वो अपने पीपल के जरिए, अपने हिसाब के जरिए वो वहां पे क्या कर रहे थे कि देखते थे कि हमारा बिजनेस, अपना मार्जिन अब इतना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, अब एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता है अपना गुजारा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सारा ट्रेड जो है इट इज ऑन द वन नेटवर्क, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन की बात अगर हम कहेंगे, अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की क्या बात करते हैं, इंटरनेशनल क्योंकि जो आज का हमारा जो पेपर है ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, के बाहर के बाहमी मुल्कों से हमारे रिलेशन किससे हुए। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसका जो हिस्ट्री कहता है कि एंशिएंट जो पॉपुलेशन होती थी वो ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब जो करते थे, ट्रेड करते थे, और उस वजह से हमारे एक कंट्री के आदमी जब दूसरे कंट्री में बाय फुट जाते थे तो वहां पे ट्रेड करने के लिए तो उनसे वो नॉलेज आती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं, अरबियन ममालिक की बात करते हैं, तो वहां पे लैंग्वेज क्या है, अरबियन लैंग्वेज। मीन्स अगर आप अरब से कोई भी व्यक्ति या ट्रेड या जॉब या बिजनेस करने के लिए बाहर नहीं जाएगा।
हम कैसे ये जानेंगे कि अरबियन ममालिक में लैंग्वेज कौन सी है या वो कैसे बोली जाती है? अब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि जो एंशियंट पॉपुलेशन मूवमेंट थे उसने ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए उसने हमें नॉलेज दे दिया है, टेक्नोलॉजी दे दी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इससे हमें क्या हुआ? इससे हमें इंक्रीज हुई कंपल्सिटीज, इंटरडिपेंडेंस। अब एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। गूगल बाय खोल लो, फलानी कंट्री में कौन सी लैंग्वेज है, फलानी रुपए की वैल्यू क्या है, फलानी चीज की वैल्यू कहाँ की चीज के अंदर, फलानी। हम ट्रेड आज करते हैं, ऑनलाइन करते हैं ना, इट इज ग्लोबलाइजेशन, इट इज कंबाइंड कम्युनिकेशन। अब पुराने जमाने में क्या था, जब हम यहां से कोई लेटर को लिखते थे उसको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल तक वो वहां पहुंचती थी, वो वहां से जवाब लिखता था, फिर यहां पहुंचना, वो भी तो ग्लोबलाइजेशन ही थी जब डॉलर। लेकिन आज कम्युनिकेशन है, 1 click, मेल सेंड टू द यूएसए प्रेसिडेंट, मेल सेंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब इंटरनाइजेशन कि स्टेट बॉर्डर्स में जो है कि ये जो स्टेट रेगुलरिटीज थी, अब पाकिस्तान में कोई प्याज का मसला है, प्याज वहां से अच्छा रहा है, अब वहां से जब ट्रांसपोर्ट हमारे मुल्क में हो रहा है, इससे जो है स्टेट रेगुलरिटीज मीन्स जो हमने बैरियर्स रखे थे, एक कंट्री ने रखे थे बैरियर्स की, ये चीज हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा लेसन है कहीं ना कहीं ये तो पूरे विश्व में जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। यहाँ के सेब जो है, यहाँ के ज़ैफ़रान जो है, मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आज अभी जो हमने की कि आज अभी हम पता करते हैं कि फलानी आइटम का प्राइस क्या है, कौन से कंट्री में क्या प्राइस है। अगर हम एप्पल फोन की बात करते हैं, वो कैलिफोर्निया से मैन्युफैक्चर करता है, बट इंपोर्ट मीन्स कि बनता है वो वहां पे, लेकिन उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो चाइना से होता है। That is why we say that the globalization has taken our pointers to a single point, taken our lines to a single point, central point. जैसे हम बचपन में हम बनाते थे कि कोई सर्कल बनाते थे, तो सेंट्रल लेके हम उस प्रकार को जो थे उसको घुमा लेते थे। उसी तरीके से आप वही सेंटर जो है ग्लोबलाइजेशन है। पूरे बॉर्डर पे हमें नजर है किस बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कौन से स्टेट से क्या बढ़ रहा है, कौन से स्टेट से कौन चीज आ रहा है, उसका वहां पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो नॉन लिबरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, अब क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें मतलब लिबर की हमें मिली इससे कि उस स्टेट की ट्रेड पॉलिसीज क्या है, कॉमर्स पॉलिसीज क्या है, कम्युनिकेशन पॉलिसीज क्या है, बॉर्डर पॉलिसीज क्या है, ये हम सारा जो जानते हैं, ये किन से जानते हैं, ये हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से जानते हैं। या हम बात करते हैं IPE, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बाबा ये किससे हुआ, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ। या हम बात करते हैं ITC, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें तो डेवलप हुई है ना बाय द वे ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। कि पहले मैंने भी आपको इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली कि अगर हमें कहीं खबर मतलब 10 मील या 20 मील 40 मील तक, तो हमें 2 दिन 4 दिन महीना लगता था कि कहीं तक पहुंचने में। लेकिन आज क्या है, इन a 1 single second we can reach any corner of the world.
It is because of we have ITC, we have development in the field of information and technology, जिसने हमें इतना ज्यादा हाईवे ऑफ द नेटवर्क दिया, जिसने हमें ए मूवमेंट ऑफ द पीपल की जो गुड्स होते हैं, कल्चर होते हैं, आइडियाज होते हैं, कैपिटल्स होते हैं, इनको शेयर करने का एक, हम अगर हम अभी कहेंगे कि अमेरिका में नेशनल या नेशनल फॉक क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल फ्लैग क्या है, we have to just we have to only कि हमें किस में डालना है कि गूगल पे लिखना है, तो विद इन द सेकंड we can see कि वहां पे कौन सा ये है. It is because of the global. अब ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम कहेंगे कि शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अब कोई एरिया होता था कि जहां पे लोग तो बहुत होते थे, लेकिन वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी था, वो पॉपुलेशन एरिया था, लेकिन वो एक दूसरे से दूसरी जगह पे गए. अब उन्होंने मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, मोड ऑफ द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी को यूज करके वह अब एक जगह से दूसरी जगह गए, तो हम उसको कहेंगे कि भाई कि ये ह्यूमन ज्योग्राफिया से बना इकोनॉमिक ज्योग्राफिया, या हम कहेंगे उसको कि ज्योग्राफी ऑफ नेटवर्क्स, कि वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहां से कौन सा कैपिटल है, वहां से कौन सा टेक्नोलॉजी है, वहां कौन सी नॉलेज है, वहां कौन से स्किल्स है, वहां कौन से रिसोर्सेज है. मीन्स कि अगर हमें कहीं ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा लगा जो अभी नोन नहीं था, अब हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें पता चला जो वहां पे लोग रह रहे हैं अभी एडवांस्ड नहीं है, वहां पे जो चीजें मिल रहे हैं उनका सही यूज नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हमें वहां पे जो भी कैपिटल होता है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमें इन आइडियाज का भी ये हो, नेटवर्क हो. अब पावर और अथॉरिटी जो स्टेटों की थी वो डिक्लाइन हो गई. एरिस्टोटल के ज़माने में, एंशिएंट के ज़माने में, या जब हमें कम्युनिज्म का ज़माना था, तो वहाँ पे सारा जो कुछ होता था, जो किंग बोलता था वही होता था. लेकिन आज क्या है, इतने एनजीओज आए हैं, इतने इंटरनेशनल सिविल सोसाइटीज है, इतने ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है जो हमें सेकंड टू सेकंड न्यूज देते हैं कौन से कंट्री में क्या हो रहा है, कौन से ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. दैट इज व्हाई वी कैन से कि पावर और अथॉरिटी जो स्टेटों का है वो डिक्लाइन कर दिया है. किसने? एडवांसमेंट ने, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. तो उसी तरीके से अगर हम अब ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इसने पूरे दुनिया को एक सिंगल वर्ड में इस्तेमाल किया है. सारे नेशनों के जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरिटी या पीस या स्टुवर्डशिप जो है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स जो ह्यूमन डिग्निटी के हैं वो किस तरीके तक पहुंचे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पहुंचे. तो इसको हम कहेंगे कि ये न कि खाली ओल्ड कंसेप्ट है, ये न्यू कंसेप्ट भी है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है. ये मॉडर्न सोसाइटीज में भी यूज किया जाता है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो हमें इसी ग्लोबलाइजेशन की ये वजह से हमें दुनिया एक वर्ल्ड ऑर्डर में, एक सिंगल ऑर्डर में तब्दील हुआ है. कि ये जो वर्क लोग जो होते थे उनसे बहुत सारे तरीके से जो होता था उनको दबाव दिया जाता था, उनको परेशानी दी जाती थी, उनको बहुत सारे जो मसाइल होते थे. अब या वी कैन से कि
इन लोगों को अपनी हुकूमतों से पामाल किया जाता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ही वो एक ऐसा चीज है जिसने ह्यूमन डिग्निटी को अपनी मियाद तक पहुंचाया है। तो अब बात करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। डायमेंशन, जहां तक इसका बुक का ताल्लुक जो है डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हमने जहां तक इसको एनालाइज किया है दोस्तों कि हम 3 चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। वो है एक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब कोल्ड वॉर 1940-90s का जब एंड हुआ है, तो उस वक्त था जो एक्सपेंशन था, बहुत मार्केट इकोनॉमी जो फैल चुका था कि एक जो है एंड ऑफ द आइडियोलॉजी जो था वो बिल्कुल फैल चुका था। कैपिटलिज्म जो था वो एक उस तरीके से इफेक्टिव फॉर्म में आया था कि तो इसने अपना ट्रेंड मार्केटाइजेशन बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड कंट्रोल हुआ था। ये जो बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में न्यू लिबरलिज्म की जब बात करते हैं, जो मैंने शायद इससे पहले जो लेक्चरों में मैंने उसका थोड़ा सा रोशनी डाली थी उन चीज़ों पे कि ये जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो है ग्लोबलाइजेशन की, इसने रिड्यूस कर दिया है, उसने कम कर दिया है स्टेट इंटरवेंशन। इस स्टेट का जो रोल है, कंट्री का जो रोल है वो बहुत कम हुआ है किसमें, मार्केट में। अब स्टेट का जो रोल है मार्केट की तरफ वो बहुत कम, उससे आइडिया जो है डीरेगुलराइजेशन या प्राइवेटाइजेशन या फ्री ट्रेड या कॉमर्स या फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द ग्लोब पैदा हुआ। उसी तरीके से जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है 2 फेजों में इसने जन्म लिया है। एक जो है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड अगस्त 1944 में in the sleepy New Zealand town of the Bretton Woods under the leadership of USA and Great Britain, कि इस दौरान इन्होंने अपना जो है 1944 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के खात्मे के बाद इसने अपना जन्म दिखाया है, अपना जो लहर दिखाई है ग्लोबलाइजेशन ने। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3 फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड, 2-3 इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मल डेवलप हुआ है। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने बहुत अहम रोल इख्तियार किया है ग्लोबलाइजेशन के लिए। दूसरा है कि IBRD जिसको हम कहते हैं IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या वो इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी याद करते हैं, या जिसको हम GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये सारा कुछ जो है डेवलप हुआ है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। अब जो सेकंड फेज जो ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का है वो हम बात करते हैं कि जब कोलैप्स ऑफ द साउथ यूनियन या एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1991, इसमें क्या है कि इस दौरान भी बहुत सारे ड्यूरिंग 1990s में न्यू सेट ऑफ लिबरलिज्म पॉलिसीज जो है वो डेवलप हुए थे। वाशिंगटन सेंसस के जरिए अगर हम बात करते हैं तो उस टाइप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक ने इतना जोर पकड़ लिया था, इतना जो है, या FDIs या FDIs जिसको हम कहते हैं फिर फैसल डिस्पोजेशन लिबरलाइजेशन, इसने इतना जोर पकड़ लिया था कि ये पूरे ग्लोब चाहे नॉर्थ टू साउथ हो, ईस्ट टू वेस्ट हो, तो इसने अपना जो है जोर पकड़ लिया था। सेकंड जो एस्पेक्ट डायमेंशन जिसको कहते हैं
पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ये सेकंड डायमेंशन जो है मेरे दोस्तों, जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जो है, ये अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो ये हमें टू फैसेट से हम इसको याद करते हैं, इसको अंदाजा करते हैं। फर्स्ट फैसेट जो है पॉलिटिकल डायमेंशन का, वो हुआ तब जब डिकंसंट्रेशन ऑफ पावर हुआ है। डिकंसंट्रेशन ऑफ पावर मीन्स कि जब अगर हम आप आज देखोगे कि डेमोक्रेट्स जो स्ट्रांग लिंक जो है इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल के बीच में लिबरलाइजेशन का है, या अगर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेलरेट स्पीड इसने ले ली है कि हम क्या कहते हैं कि अगर भी हमें चाहे कोई भी पॉलिटिकल रिलेटेड अगर हमें कोई भी करना है, तो हम जैसे हमें आज स्ट्रांग जो है टेक्नोलॉजिकल एप्स है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ये भी कोई भी गवर्नमेंट बनाने में या कोई भी गवर्नमेंट को रन करने में, इन्फ्लुएंस देने में इसका बहुत बहुत अहम रोल है, जिसको हम आजकल सोशल मीडिया के नाम से भी याद करते हैं। कि इसने हमें जैसे भी अभी पाकिस्तान में चाहे प्राइम मिनिस्टर बना या नहीं बना, या अमेरिका में प्रेसिडेंट की हालत क्या है, तो ये हम एक ही आन में हम वहां के जितने भी हमें जो सोशल मीडियाज है वो हमें शेयर करते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अनदर मीन्स, कि हम एक सेकंड में या टीवी के जरिए हम एक सेकंड में देखते हैं कि फलानी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी कहाँ कर रहा है, वो अभी कहाँ पे है, वो अभी किस पोजीशन में है, उसने अपनी पोजीशन जीती है या हारी है, उसने अपनी पोजीशन स्ट्रांग किया है या वीक की है। ये सारा कुछ हमें मिलता है किससे? ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन या सोशल मीडिया की सोशल मोबाइलाइजेशन की बुनियाद पे। सेकंड जो हम बात करते हैं कि ग्लोबल, आजकल की हम जो बात करते हैं कि कन्वर्टेड कि ग्लोबल कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड एज अक्रॉस एनी इशू अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन की, टेररिज्म की, ये सारी चीजें एनजीओज की, ग्लोबल सिविल सोसाइटीज की, INGOs की, ये सारी जो है इन्होंने जन्म लिया है। अगर लिया है तो वो ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से ही लिया है, जिसको हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के नाम से डायमेंशन से याद करते हैं। और एक अहम की बात करते हैं, अगर आप कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पे कोशिश करूंगा अपने नॉलेज के हिसाब से कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है ये वो डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हम देखते हैं कि जो कल्चर थे वो इस तरीके से एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी या हम कहेंगे कम्युनिकेशन की वजह से इतना फैल चुका है कि अभी हम कह सकते हैं कि विद इन द नो टाइम कि अमेरिका में, यूएसए में, चाइना में, स्विट्जरलैंड में, रशिया में, तुर्किस्तान में, पाकिस्तान में, इराक में, अफगानिस्तान में कौन सा कल्चर कैसे चल रहा है, कौन से कल्चर से हम वो ताल्लुक रखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि जिसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं, मीन्स के कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि एक कल्चर, देखिए कि अगर हम शलवार कमीज पहनते थे यहाँ पे, अगर हम यहाँ कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अमेरिका में जीन्स पहनते। आज आप टीवी पे, फेसबुक पे, कोई भी सोशल मीडिया पे कि इतना ये जो हमारा है ये ग्लोबलाइजेशन इतनी इसने तरक्की की है कि हम देखते हैं चाहे या पूरे हिंदुस्तान में जीन्स नीचे से पहना हुआ है, ऊपर से जो है कुर्ता पहना हुआ होता है। कि मीन्स ये क्या कि कल्चर जो था, ऊपर का जो कुर्ता का कल्चर था, ये या खादी का जो कुर्ता होता है वो हिंदुस्तान का था, और जो ये जीन्स का है ये अमेरिका में, यूएसए में, पोलो में इनका था। तो लेकिन मिक्स ऑफ द कल्चर्स हुए हैं, तो ये या वेस्टर्न का सिविलाइजेशन जो हुई है उस नाम से हम जो कहते हैं कल्चर जो है डेवलप हुआ है इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। साइमन पॉल हैंगस्टन
कि ने कहा है कि जो इमर्जिंग वर्ल्ड है कि स्टेट्स के रिलेशंस या ग्रुप्स ऐसे डिफरेंट सिविलाइजेशन विल नॉट बी क्लोज एंड विल बी एंटेगोनिस्ट की मीन्स कि ये जो ग्लोबलाइजेशन इसने इतना कमाल करके दिखाया है कि पूरे वर्ल्ड में हम या हमें ग्लोबलाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम होती है। हाइब्रिड मीन्स कि अगर हम किसी चीज को दूसरे के साथ मिला देते हैं तो उस मिलाने से एक नया कल्चर, एक नया चीज जन्म लेता है जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और एक जो यहाँ पे आपकी बुक से जो माध्यम से हम आपको वो है जियोपॉलिटिकल मीन्स कि ज्योग्राफी जो है नेशन पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में जो है, जब हमारा जो है एंड ऑफ द कोल्ड वार हुआ तो उसने एक नया कंसेप्ट किया है, वो है न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कि इम्पैक्ट क्या हुआ नेशन स्टेटस का या सॉवरेनिटी का। ग्लोबलाइजेशन ने जो पोजीशन जो नेशन स्टेट्स का जो किया है कि पावर, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का, तो इसमें 3 चीजों का मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले ग्लोबलाइजेशन का वो है इंटरेक्शन, इंटीग्रिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। इंटरेक्शन, ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन ने हमें एक दूसरे से मिलाया, इट इज इंटीग्रिटी, एक ही पॉइंट पे, एक ही स्टैंड पे लेके आए। इंटरडिपेंडेंस, एक आदमी दूसरे से डिपेंडेंस, दैट मीन्स कि इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसने नेशन स्टेट सॉवरेनिटी पे क्या असर डाला है। अगर आपने ट्रस्ट ऑफ द वेस्टफालिया जो 1648 में फॉर्मल ऑर्डर हुआ था क्या मॉडर्न नेशन स्टेट या स्टेट हुड का, तो उसमें क्या था, इट इज अ सॉवरेन एंटिटी बट द ग्लोबलाइजेशन है मार्कर द डिक्लाइन ऑफ द स्टेट। इसने ये सारा कुछ हटा दिया। ये जो हम कहते थे कि फलानी कंट्री वहां कब पहुंचना है, वहां कब हमें ये चीज मिलना है, तो हम इन चीजों को हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसने एक ही पॉइंट पे, एक ही सिंगल ट्रांसपेक्ट पे इसने लाया। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की बदौलत हुई। अब कौन से ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन का सर्कमस्टेंसेस की जिसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। तो हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन जो हम है इसको हम सिंगल विलेज कंसेप्ट कहते हैं। इसने पूरे वर्ल्ड को एक पॉइंट पे लाया जिसको हम सिंगल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही कि फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की बदलाव, साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स अगर हुए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के, तो पहले देख लीजिएगा कि हमारा जो कोई भी बीमारी जो थी वो किस स्टेट में या कौन से कंट्री में होता था, हमें बिल्कुल सदियों तक उसका पता नहीं चलता था। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम शाम को देखते हैं कि फलानी कंट्री में अगर कोई बीमारी हुई है तो उसका क्या असर कहां से कहां तक रहेगा, साउथ का कितना रहेगा, नॉर्थ का कितना रहेगा, कौन से एरिया पे कितना रहेगा, ये हम बात करते हैं खाली अगर है तो वो है ग्लोबलाइजेशन की। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, हम आज ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल मौसम कैसा रह सकता है। ये खाली और किसी चीज से नहीं, ये हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से,
क्योंकि हमारे पास हमारी कंट्री कब पहुंचती कि हमें ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन या दूसरी कंट्री कब पहुंचती फलानी चीज का ट्रेड करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये खाली इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि हम आज क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 दिन पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले कि अब क्या होने वाला है। ये हमें बस अगर मिला है तो टेक्नोलॉजी ही की वजह से मिला है। अच्छा, एक नया रेवोल्यूशन डेवलप हुआ है जिसके ग्लोबलाइजेशन, जब दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी आगे आती गई, तो इस ग्लोबलाइजेशन ने इतना अपना असर दिखाया कि हमें रेवोल्यूशन, एक नया रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा, इस चीज से हमें एडवांसमेंट में आई कि हमें कैसा पता चला कि सर्कमटेंस हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का एडवांसमेंट हमें आई, वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। जो भी हमें ट्रांसपोर्ट, जो पुराने जमाने में क्या एक गांव से या दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर तक हम बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, पैदल जिया जाते थे, जिसमें हमें महीनों क्या सालों साल भी लगते थे। लेकिन आज इतनी एडवांसमेंट ट्रांसपोर्ट में आई है, इतनी एडवांसमेंट कम्युनिकेशन में आई है, जिस खबर को हम देने के लिए 1000 साल लगते या सालों साल लगते या महीने लगते, उसको हम यूज करने में हमें बिल्कुल भी 1 मिनट का भी ये नहीं होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर ही होता है। या इंक्रीज ऑफ द फ्लो ऑफ द कैपिटल गुड्स, या इंक्रीज इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, कि हमें कोई भी नेशन को इंडिपेंडेंस करना, या कोई भी नेशन, एक नेशन से अगर वो इंडिपेंडेंट था, अब उसने भी इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया कि वो उससे भी क्या कहते हैं, तकरीबन वो अपने टांगों पे खड़े होने लगा। ये है कि इसको कहते हैं, ये सारा जो है ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से हुआ। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम कि क्या काजेस हुए कि इस ग्लोबलाइजेशन इक़्तिदार में आई, कि ये जो हर किसी को एक आज लिबरल माइंड मिला, एक कंट्री को लिबरलाइजेशन मिली कि अपने आइडियाज को फॉलो करने का, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के बारे में बताना, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बताना, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल में बताना। ये हमारा सारे मदद जो मिला है, इसको हम कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, या एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को सामान भेजना, सर्विस करना, लोगों के बारे में कहना, ये सारा हमें ग्लोबलाइजेशन की ही मदद से ही मिला। अब अगर हम बात करते हैं क्या ये ग्लोबलाइजेशन किस चीजों से नहीं, मेरे दोस्तों, ये ग्लोबलाइजेशन जो है एक सिंगल फैक्टर से नहीं हुआ है। ये टेक्नोलॉजी जो है क्रूशियल एलिमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का। क्रूशियल एलिमेंट जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन की वजह से, हम टेलीग्राफ्स है, ये रेवोल्यूशनरी कम्युनिकेशन यूनिट्स कहते थे। लेकिन इन वजह से हमें इतना जोर सा हुआ कि हमने अपने कोशिश की कि हम इस ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से ही इन चीजों का प्रयोग करें। अगर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया है कोई भी आइडिया को एक्सचेंज करना, कोई भी किसी मुल्क का या किसी स्टेट को कैपिटल को एक्सचेंज करना, या कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, ये पूरा हम अगर देख सकते हैं तो हम किससे देख सकते हैं, ये हम ग्लोबलाइजेशन से ही देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ग्राउंड्स क्या हुए कि हमें ग्लोबलाइजेशन का ये जो कंसेप्ट मिला। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो है अननेसेसरी कंट्रोल,
अननेसेसरी कंट्रोल मीन्स कि जो हमारे कंट्रीज पे था, अगर आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं ममालिक का एक दूसरे पर, जैसे हिंदुस्तान पूरा जो था, हिंदुस्तान पूरा किसके अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएस, अमेरिका था, अंडर द यूएस, अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएस था। तो इस चीज को अब ग्लोबलाइजेशन ने इस चीज को हटा के इसने अननेसेसरी कंट्रोल कि ये क्यों है। अगर ये खुद करते हैं, अगर ये खुद कह रहे हैं, तो इस चीज पे इनका कंट्रोल खुद होना चाहिए। अगर इनके पास अपना ताकत है, अगर इनके पास अपना जो पैसा है, अगर ये अपने आप को डेवलप करेंगे तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट वाज व्हाई कि ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है, इसने अनकंट्रोल अननेसेसरी कंट्रोल जो था वो इसको किया, एंड इसने फैसिलिटेट किया एक कंट्री को, इसने एक पुअर कंट्री को फैसिलिटेट किया, उसने एक या रिच कंट्री के हर कोई कंट्री को फैसिलिटेट किया कि वो मार्केट को कि फैसिलिटेट किया, मार्केट फोर्स किए, डिटरमाइन किए उसका लाइन क्या है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से कि इससे रिड्यूस हुआ कि डिपेंडेंसी ऑफ द कंट्री। अगर फॉर एग्जांपल इराक था, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंस था, फलानी कंट्री था वो किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट था, तो ये खाली वो चीज है, खाली ये है कि इसने किया, कोई कंट्री, कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, वो दूसरे कंट्री को मदद देता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे, उस गरीब कंट्री के पास भी उतने रिसोर्सेज थे, उतनी चीजें थे कि वो खुद को थोड़ा सा डेवलप करे, लेकिन उसके पास ग्लोब नहीं था, उसके पास वॉइसनेस नहीं था। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा एक सिस्टम दिया कि हर कंट्री को एक ही प्लेटफॉर्म में लाके इसने कोशिश की कि ये फॉरेन एड से बचना चाहिए। ये एजेंसीज कौन करते थे? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक की हैसियत से। अच्छा, लाइसेंस पर विश्वास सिस्टम से इसने क्या किया है? इसने ट्रांसपेरेंसी लाई है कि अगर ये चीज एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री पे हो रहा है, अब दूसरी कंट्री पहले अपना देखता था कि मुझे कितना मार्जिन होना चाहिए, मुझे कितना इसमें मार्जिन मिलना चाहिए, उस चीज को यूज करके, उस चीज को इस्तेमाल करके, उस चीज का पहले उस चीज पे वो अपना परसेंटेज उठा के उतना ही उस गरीब कंट्री को दे दे जितना पे उसका वो होता। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा कर दिखाया है कि ये कंट्री भी घर बैठ के, ये कंट्री भी बाय द वेज ऑफ द कम्युनिकेशन, ये कंट्री घर बैठ के देख सकता है कि मुझे कहां से कहां भेजना है, मुझे कहां किस कंट्री में इसको ज्यादा मतलब ये आना है, मुझे कौन सी कंट्री में इसका ज्यादा ये जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, तो अगर और कहां भेजने में मुझे कम प्रॉफिट आएगा। तो उस तरीके से उसने बहुत सारी चीजों का, इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत चीजों का प्रयोग हुआ, बहुत चीजों का हमें डेवलपमेंट हुई। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ही वो चीज है, ग्लोबलाइजेशन ही ने पूरे दुनिया को एक सिंगल लाइन में खड़ा कर दिया है। अच्छा, तो अब ग्लोबलाइजेशन आपकी बुक के माध्यम से कि ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन रहने के लिए, एनालाइज करने के लिए स्टेट जो होता है वो उसका मगज होता है, उसका कोर होता है। बट नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन सा है? TNCs, MNCs, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक्स, IMF, ये जो है इन्होंने हीगोमानी पोजीशन की, इन्होंने हीगोमानी पोजीशन की, हेजेमोनियल पोजीशन डेवलप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, उनके स्ट्रक्चर पे, इनके इंस्टीट्यूशंस पे, ताकि इनरेस्टेबल फोर्स मिले।
लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार या कोल्ड वार के बाद वर्ल्ड लीडर्स जो है वो वरीड हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार के बाद वर्ल्ड लीडर्स वरीड हुए थे कि सिक्योरिटी या रीजनल पीस कैसे नाफिज होगा। लेकिन ये जो आज का जो ग्लोबल स्पेस है, इसने इतना क्राउडेड लोगों को, इतने चीजों को ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट किया, ऐसे इख्तियार दिए ताकि हर कोई कंट्री अपने दूसरे कंट्री से जुड़ा रहे, चाहे वो डोमेस्टिक रिलेशंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो रीजनल रिलेशंस हो। अब कोल्ड वार जो है ये एक नई इनिंग थी इंटरनेशनल एरा में, जिसको हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चैनलों, अप्रोचों, फिलोसफरों की नजरिया से देखते हैं। तो इस पे एक लुक होने से हम, जिसको हम ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन में ग्लोबल पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पैटर्न वर्ल्ड के जितने भी है उनको स्टडी करना, जिनका इंटरलिंक है ग्लोबलाइजेशन के साथ, जिसको हम ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं। देयर आर बहुत सारी वेज है, कंटेक्ट्स, अप्रोच, एजेंसीज, जिनसे हम ग्लोबलाइजेशन को एक दूसरे से डिफरेंस कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो क्रिटिकल एनालाइज जो है वो हमें गाइडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, या जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये इंक्रीज हुई है क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी से। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुई है बिटवीन द डेवलप्ड नॉर्थ एंड द इकोनॉमिक साउथ के दरमियान। ग्लोबलाइजेशन ये वो प्रोसेस है जो एक फोर्स है इक्विटी फॉर एक्सप्लॉइटेशन। ग्लोबलाइजेशन ये वो कंट्री है, वो प्रोसेस है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008-2009 बाइफर्केशन पॉइंट या करंट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसको सॉवरेन पावर ऑफ स्टेट, अंडरमाइंड सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट, या ये बहुत मुश्किल हुआ है कि एक्टर्स को कि कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी इंटरनेशनल
कोई भी इंटरनेशनल माइग्रेशन या बैरियर्स टू माइग्रेशन were higher now. तो ग्लोबलाइजेशन led development, the loss of identity, breaking, टुकड़े करना नेशनों को into small ethical units, और ये जो ethical units या cultural passion जो है fractured in old societies. इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से मैकवर्ड, चार्ट, बेंजामिन बार्बर ड्रामेटिकली अपोज करते हैं इंटरवेनेंट फोर्सेस जहां not only revolts against but ambivalence, not only impress but creates and reinforces jihad. ये सारा जो क्रिटिकल मंजर जो है ये हम ग्लोबलाइजेशन की ही मदद से देखते हैं। तो नटशल में क्योंकि वक्त भागते जा रहा है, इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ समरी समअप्स को हम यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन इसको अंडरस्टूड करने में हम बोलते हैं कि एक नई रिलेशन है पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में। ये एक नई रिलेशन है पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में। क्या चीज को एक्सप्लेन करना, वर्ल्ड अफेयर को बयान। ये एक ऐसी रिलेशन है, इमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी रिलेशन है जिसको हम किस किस चीज के बारे में रिलेशन रखते हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के। अब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच में जो रिलेशन है उसको यूज करना, ये हम ग्लोबलाइजेशन से ही याद करते हैं। मीन्स ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये रिलेशन है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की, कि वर्ल्ड अफेयर को एक्सप्लेन करना। ग्लोबलाइजेशन ये वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने ओपन किया है सहलाब के वो गेट्स कि हम डिबेट्स करते हैं, डिसीजंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, किन के बारे में, ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबलाइजेशन ही वो एक ऐसा हथियार है, वो एक ऐसा सहलाब है जिससे हम डिबेट, डिस्कशंस करते हैं उन थ्योरीज के बारे, उन थ्योरियों का जो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच में डेवलप किया था। ग्लोबलाइजेशन ही उन चीज पे बेस है, उस चीज पे अथॉरिटी पे बेस है, उन रिलेशंस पे बेस्ड है जो मॉनिटर करते हैं एनालिटिक अप्रोच टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देन एम्फेसिस इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल कंडीशंस। ये जो डिबेट जो है ग्लोबलाइजेशन के, ये भी बंद नहीं हुआ है, ये भी चल रहा है, ये अभी चालू है ना, इसको बंद करने की कोई, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने इतना सैलाब आ चुका है कि अब इसकी अब इसकी दीवार है, नहीं। ग्लोबलाइजेशन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रांजिशन से मॉडर्न हुआ, एंशिएंट से मॉडर्न, मिडिवल हुआ, मॉडर्न हुआ, उसी तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन जो है
ये सीम करता है कि ना हमें इसको खत्म करना है ना हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें न्यू न्यू कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होते जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्ते।